नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। कोरोना फैलने की टॉप लिस्ट में दिल्ली तीसरे नंबर पर आ गया है, जहां मरीजों का आंकड़ा 27,000 तक पहुंच गया है। कोरोना के बीच सीएम केजरीवाल के इलाज वाले बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल सीएम ने ऐलान कर दिया कि पहले दिल्ली वासियों का इलाज होगा। उनके इस बयान के आते ही विपक्ष ने उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। केजरीवाल के करीबी रह चुके कुमार विश्वास ने भी उन पर तंज कसा है। वहीं कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी ट्विटर हैंडल पर पोस्ट लिखा है। अलका लांबा ने ट्विटर पर हैशटैग आपसे न हो पाएगा चलाया है। ये है दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तैयारी। इन्होंने कहा था हम बॉर्डर सील कर ले। दिल्ली के लोगों से पूछा गया, 7 लाख लोगों ने केजरीवाल को साफ मना कर दिया कि इस महामारी में मानवीय आधार पर हमें लोगों को इलाज देना है, हम सरहदें सीमाएं सील नहीं कर सकते। और मुंह की खानी पड़ी दिल्ली के केजरीवाल को। अब रास्ता दूसरा खोजना पड़ा। दिल्ली की सीमाएं सील नहीं कर पाए तो दिल्ली के अपने सरकारी अस्पतालों के दरवाजे जो हैं वो लोगों के लिए बंद करने शुरू कर दिए हैं। मैं आप सभी से कहूंगी, ये महामारी का समय है, ये जाने बचाने का समय है। भारत की राजधानी दिल्ली जहां 2 सरकारें चलाती हैं, वहां दिल्ली जो है भारत में दूसरे नंबर पे खड़ी है। 27,000 मामले पहुंच चुके हैं। और केजरीवाल सरकार स्कूल के बच्चों के लिए, मॉल्स के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए सब कुछ पूरी तरह से खोलने जा रही है। मैं आप सभी से कहूंगी, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, बच्चों को स्कूल में मत भेजिएगा, क्योंकि सरकार आपकी और हमारी जिंदगियों से खेल रही है। इनकी कोई तैयारी नहीं है। केजरीवाल सरकार फेल हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल बिहार में वर्चुअल रैली की थी। अमित शाह की इस वर्चुअल रैली को बिहार जनसंवाद का नाम दिया गया था। वहीं राजधानी लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वर्चुअल रैली का विरोध किया था। अखिलेश यादव के द्वारा डिजिटल रैली के विरोध के बाद अब भाजपा के यूपी से हज मंत्री मोहसिन रजा ने उन पर पलटवार किया है। अखिलेश के ट्वीट पर हमला करते हुए मोहसिन रजा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने कंप्यूटर का विरोध किया था और उनके बेटे आईटी के जमाने में डिजिटल रैली का विरोध कर रहे हैं। ये लोग वर्चुअल रैली को क्या समझेंगे। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को भी इस पर लपेटे में ले लिया और कहा कि ये सब राहुल गांधी के साथ काम का असर है। कल भारतीय जनता पार्टी ने जो बिहार के चुनाव को लेकर वर्चुअल रैली करी थी, उस रैली पर पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया उन्होंने उस वर्चुअल रैली पर प्रश्न खड़ा किया, लेकिन उस प्रश्न खड़ा करने में भी उन्होंने भी वर्चुअल का ही सहारा लिया है। वर्चुअल के ही माध्यम से ही प्रश्न खड़ा किया है ट्विटर पे। तो इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ साल पूर्व आप बच्चों को लैपटॉप बांट रहे थे, जो बच्चे पढ़ने वाले लिखने वाले थे उनको आप लैपटॉप बांट रहे थे। तो इसका मतलब है उसके पीछे आपकी मंशा अपनी पार्टी का प्रचार और अपनी फोटोग्राफ थी, वर्चुअल नहीं था। आप नहीं चाहते थे कि बच्चे इस टेक्नोलॉजी से पढ़ें, आप अपना प्रचार करने के लिए उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये साफ हो गया है कि आप इन सब चीजों से, उससे पहले की बात मैं बताना चाहता हूं कि जब देश में कंप्यूटर आ रहा था तब आपके पिताजी ने उस कंप्यूटर का विरोध किया था कि ये कंप्यूटर से देश बर्बाद हो जाएगा और यहाँ ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो आपने डिजिटल का भी विरोध किया, टेक्नोलॉजी का भी विरोध किया, आज आप वर्चुअल उसका भी विरोध कर रहे हैं, रैलीज का। अरे भाई, इससे तो समय भी बच रहा है, धन का दुरुपयोग भी बच रहा है, क्योंकि आप तो अपनी रैली में 7 करोड़ रुपए की बस बनवा कर खड़ी किए थे अपने मुख्यमंत्री आवास के बाहर, उससे आप प्रचार करने निकले थे। वो 50 मीटर भी नहीं चली थी, पता है आपको, और उसके बाद वो वहीं खड़ी हो गई थी। लेकिन 7 करोड़ रुपया तो उत्तर प्रदेश की जनता का बर्बाद किया था ना आपने। तो हम दुरुपयोग करने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज का सही इस्तेमाल जनहित में करती है। तो इसलिए ये वर्चुअल रैली जो है ये अपने आप में एक नया संदेश है। और ऐसे समय में जिस समय लोगों को सुरक्षा भी देनी है, उस समय इस तरह की चीजें करने से हम लोगों को सुरक्षित भी रख सकते हैं और अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, उनकी बात हमारे तक आ सकती है। इसलिए आपको भी माध्यम पता है, लेकिन विरोध करते वक्त आप भूल जाते हैं कि हम विरोध किस बात का कर रहे हैं। असल में आपकी खता नहीं है, क्योंकि आप राहुल गांधी जी के साथ रह लिए हैं थोड़ा, इसलिए कंफ्यूजन हो गया है अब आपकी जिंदगी में। तो उस कंफ्यूजन को दूर करिए, वरना आप लोगों के घर की महिलाएं बहुत तेज हो गई हैं माशाल्लाह से, वो बढ़ गई हैं, वो आपको बहुत पिछाड़ रही हैं, तो उनसे ही कुछ सीख ले लीजिए। अनलॉक 1 के दूसरे फेज में आज सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी गई। इसी कड़ी में अयोध्या में भगवान श्री राम की कुलदेवी देवकाली
वाली मंदिर के भी कपाट खुल गए हैं। मंदिर के प्रबंधक ने मंदिर के बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रखी है और श्रद्धालु अपने हाथ को सैनिटाइज करके ही दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी सभी लोग मास्क लगाकर ही मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बता दें कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार केवल 5 श्रद्धालु ही एक बार मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कुल देवी माँ बड़ी देवकाली के दर्शन करने लॉकडाउन के उपरांत आज जब पहली बार मंदिर खुला है तो आया हूँ। मंदिर प्रशासन द्वारा शासन के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी है उनका पूरा पालन किया जा रहा है। गेट पर ही सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग करी जा रही है। जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनको वापस कर दिया जा रहा है। 5 लोगों को एक बार में मंदिर के अंदर जाने दिया जा रहा है। ये माँ बड़ी देवकाली जगत जननी भगवान राम श्री राम जी की कुल देवी हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रशासन ने जो हम लोगों को अवगत कराया है, जो गाइडलाइन है उसके तहत अब जो है मंदिर में लोगों को दर्शन कराने का अनुमति दिया गया है। केवल 5 लोग माता जी के मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे, वो भी अंदर गर्भगृह में नहीं दर्शन करेंगे, वो बाहर कम से कम यहाँ से 10 फुट है दूरी, वहाँ से ही दर्शन करेंगे। गाइडलाइन के तहत यूपी में सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। औरैया में तकरीबन 2.5 महीने बाद मंदिरों के कपाट को खोल दिया गया, लेकिन कोरोना की वजह से मंदिर के कपाट खुलने पर भी लोगों की भीड़ नहीं दिखाई दी। नियम के तहत मंदिर में भी श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अयोध्या में अदालतें खुलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर हो गया है। जुडिशरी के कोविड-19 के नोडल अधिकारी के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट सत्यप्रकाश और सीओ सिटी अरविंद चौरसिया ने कचहरी में आए हुए वादकारियों और अधिवक्ताओं को इस महामारी के प्रति जागरूक किया। सीओ सिटी ने वहां आए हुए सभी अधिकारियों से अपील की है कि वो समय समय पर हाथ धुलते रहें और खुद को सैनिटाइज करते रहें। कचहरी गेट पर ही सैनिटाइजर की व्यवस्था करा दी गई है, जिससे आने वाले सभी अधिवक्ता अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी को मास्क लगाने की भी हिदायत दी है। और आप जानते हैं कि आज से सिविल कोर्ट सभी पूरी तरह से खुल जानी थी जो है, तो हमारी मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कचहरी में काफ़ी भीड़ भाड़ है और सभी हमारे अधिवक्ता भाई यहाँ पे सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम लोग तीनों लोग साथ में घूम टहल करके यही अवेयरनेस सब लोगों के बीच में फैला रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, मास्क का जो है बराबर प्रयोग करें। इसके अलावा जब भी मौका लगे जो है, जब भी मौका हो तो खाना वाना खाने से पहले या वैसे साबुन इत्यादि से हाथ को अच्छे से धो करके ही खाना वाना खाएं। बरेली में संविदा पर काम करने वाले शिक्षकों को लेकर नई बात सामने आई है। दरअसल बरेली में स्कूल में एक शिक्षिका 2 से ज्यादा विषय पढ़ाने को मजबूर है। इस मामले में राज्य परियोजना निदेशालय ने बीएसएस से जवाब मांगा था। जिले में 18 विद्यालय हैं जिनमें संविदा पर काम करने वाले शिक्षकों की संख्या ज्यादा है। शिक्षकों को मिलने वाली सैलरी में हैरान करने वाली बात सामने आई है। कहा गया है कि परमानेंट काम करने वाले शिक्षकों को 27,000 सैलरी मिली थी, जबकि संविदा पर काम करने वाले 22,000 सैलरी मिल रही है। बीएसए ने कहा कि शिक्षकों की सूची भेज दी गई है। एक विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक ज्यादा है, उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। ऐसे टीचर्स हैं जो स्नातक में हिंदी के साथ साथ सामाजिक विज्ञान के भी सब्जेक्ट लिए रहते हैं और कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो स्नातक में 2 सब्जेक्ट एक साथ होते हैं। अब उनका अपॉइंटमेंट लेटर जो पहले यहाँ पे नियुक्ति हुई उसमें ये नहीं लिखा गया कि कौन किस सब्जेक्ट का है, तो सबका सब्जेक्ट निर्धारित करते हुए यहाँ से भेज दिया गया है। कई ऐसे विद्यालय हैं जिनमें जो है एक ही सब्जेक्ट के 2 टीचर हैं, उसमें एक वार्डन है, दूसरी एक टीचर और है। तो इसको लेते हुए जो है शासन डीजी साहब को निर्देश भेज दिया गया है। वहाँ से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने देवरिया में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हर एक मरीज के लिए सही व्यवस्था की जाए। अस्पताल में इक्विपमेंट को और बढ़ाया गया है। वेंटिलेटर, स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की गई। इसके अलावा अस्पताल में आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी खास ध्यान रखें। निरीक्षण के समय मंत्री के साथ डीएम और कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला से लेके सामुदायिक और
प्राथमिक साइट्स लगाओ, सबकी जांच कर रहे हैं इधर 3 महीना के लॉकडाउन के बाद साइट से ऊपर, ताकि हमारे रेगुलर सर्वर्स जो है इमरजेंसी सेवाएं और अन्य जो हमारी सेवाएं होते हैं 3 महीना से जो लॉकडाउन हो गया था, ताकि को चालू करने के लिए कौन से कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं उसका जायजा लेने के लिए ये सारी चीज़ें जो अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग से एक्टिविटी जुड़े हुए हैं इसका हम लोग यूपी में सीएम योगी ने 75 दिन बाद लॉकडाउन में बंद रहे धार्मिक स्थलों को खोलने की परमिशन दे दी है। इसके मद्देनजर प्रदेश की सभी धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज करवाया गया। सहारनपुर के ज्यादातर धार्मिक स्थलों में होने वाले सैनिटाइजेशन का काम उनके प्रबंधकों ने स्वयं किया और मंदिर के बाहर गोले भी बना दिए गए। वहीं मथुरा में मां कालिका का एक प्राचीन मंदिर है। लंबे इंतजार के बाद आज इस मंदिर के कपाट को भी खोल दिया गया है। मंदिर के खुलने के बाद पुजारी ने बताया कि मंदिर में पूरी साफ सफाई का काम और सैनिटाइजेशन का काम दोनों ही उन्होंने खुद करवाया है। सुबह शाम मंदिर का पुजारी ही मंदिर में आरती पूजा करता था। बाहर का यात्री उस दिन से कोई नहीं आया, लेकिन आज सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस मिली है उसमें श्रद्धालु आज से आने शुरू हो गए और 2-2 यात्री ही मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे। मंदिर के अंदर डिसिप्लिन का पूरा ध्यान रखा जा रहा। 2-2 यात्री ही मंदिर के अंदर पूजा अर्चना और आरती कर रहे। सुल्तानपुर में एसपी शिवहरी मीणा ने अपनी टीम के साथ मिलकर मुख्य रास्तों पर पैदल मार्च निकाला। रूट मार्च के समय लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा गया और कोरोना से बचने के लिए सरकार के नियमों का पालन करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों का पुलिस ने चालान भी काटा है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आज 8 तारीख है, सभी मॉल्स और जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सब खुल गए हैं। तो आज सुल्तानपुर पुलिस प्रशासन निकला है सड़क पर, इंश्योर करवा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन उसका पालन करें और अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसके विरुद्ध जो विधिक कार्रवाई है उसको पुलिस के द्वारा संपन्न करवाया जा रहा है। लोगों काउंसलिंग की जा रही है, लोगों का चालान किया जा रहा है। अमरोहा के नौगावा थाना इलाके में अज्ञात बदमाशों ने मजदूर की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए छानबीन कर रही है, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। बहरहाल पुलिस इस हत्या का जल्द खुलासा करने की बात कह रही है। ये गांव है कलामपुर, थाना नौगावा सादात में। सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक नौकर है जो राम सिंह साहब का नौकर है, 10-12 साल से उनके घर पे रहता था। ट्यूबवेल पर रात में सोया हुआ था और रात में उसकी दुखद मृत्यु हो गई। तो पीएम के लिए बॉडी भेजी जा रही है। इन्वेस्टिगेशन मुकदमा में लिखा जाएगा, आगे कार्रवाई की जाएगी।